अभय का बनारस आना। बनारस, सुबह का वक्त। काशी मंदिर से घर आकर जब मेज़ पर नाश्ता लगाने लगी तो उसके बाबा उससे बोले, काशी, आज आपके चाचा जी और हमारे दोस्त आ रहे हैं। आनंद जी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, चाचा जी आ रहे हैं? फिर तो आज हम स्कूल से आधे दिन की छुट्टी लेके चले आएंगे और उनके लिए खाना भी बनाना होगा। और वो आनंद जी को नाश्ता देते हुए बोलते ही जा रही थी। आनंद जी ने लगभग बड़बड़ाते हुए कहा, फिर से शुरू हो गया इसका। अब पूरे दिन ये उसके मनपसंद की चीज़ें बनाएगी, पर जब हम बोलते हैं तो हफ्ते में एक बार बस। उन्होंने ऐसे बड़बड़ाते हुए देख वो बोली, आपने क्या बोले जा रहे हो खुद से ही? कुछ नहीं। हाँ तो नाश्ते करिए, ये बोल वो चेयर खींच नाश्ता करने बैठ गई। दोनों ने नाश्ता किया और फिर साथ में ही घर से निकल दिए। काशी स्कूल गई और प्रिंसिपल सर से बोल के आधे दिन की छुट्टी ले ली और शालिनी को भी छुट्टी लेने को बोल दिया। आनंद जी अपने आश्रम गए और वहाँ की साफ़ सफाई करवाने लगे। वहाँ आश्रम कभी गंदा नहीं रहता था, पर फिर यहाँ तीनों वक्त साफ़ सफाई होती थी। आनंद जी ने सामानों को ठीक से रखवाते हुए दुबे जी से कहा, दुबे जी, बच्चों की परीक्षा होने वाली है, सारी तैयारियां कर ली है ना आपने? जी, बस पेपर आना बाकी है सर जी, बाकी सब हो चुका है। वार्षिक उत्सव की क्या तैयारियां चल रही हैं? बच्चों को सिखाया जा रहा है ना? जी सर, काशी बिटिया कर रही है और सबको कार्ड भी बांटे जा चुके हैं। ये कहते हुए जिनको कार्ड जा चुका था उनकी लिस्ट दुबे जी ने दे दी। काशी अपने स्कूल से छुट्टी लेके शालिनी के घर आकर तैयारियां करने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शालिनी ने जाके दरवाज़ा खोला और सामने खड़े अनजान शख्स से पूछा, जी काशी जी हैं क्या? आप यहाँ बैठी, मैं बुला के लाती हूँ। ये बोल शालिनी ने उसे अंदर बने बैठ में बिठा दिया। अंदर आकर काशी से बोली, काशी, कोई आया है, देखो जाके। ये बोल उससे कड़छी ली और कढ़ाई में पुड़िया तलने लगी। काशी हाथ धो के बाहर आई, देखा वही आदमी खड़ा था जो कल ज़मीन के लिए आया था। उसे देख वो भड़कते हुए बोली, मैंने आपसे बोला ना कि मैंने ज़मीन नहीं देनी है आपको, आप बार बार क्यों चले आते हो? मैम, मेरे सर आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। वो कल या आज रात को यहाँ आएंगे, बस आप एक बार उनसे मिल लीजिए। मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज़ मैम। उस इंसान को बोलने पर काशी ने सोचा, 2 दिन बाद मिलने को बोल दिया और 2 दिन बाद मिलने को बोल दिया। वो आदमी चला गया। काशी भी अंदर आ गई। शालिनी उसे देख पूछा, कौन था ये? अरे कुछ नहीं, ये बोल दोनों वापस काम में लग गई। दोनों को काम करते हुए शाम हो गई थी। वक्त भी ज़्यादा हो गया था। शालिनी अपने घर चली गई थी। काशी भी ऊपर चली गई थी अपने कमरे में। वहाँ आकर वो तैयारियाँ हुई और नीचे आकर अपने बाबा को फ़ोन लगा दिया। बाबा, कहाँ हैं आप? चाचा जी आए या नहीं? अरे हमारी राजकुमारी, पीछे मुड़ के तो देखो, हम तो कब के यहाँ आ गए हैं। फ़ोन पर राजेंद्र जी की आवाज़ सुन के जैसे पीछे मुड़ी तो राजेंद्र जी और आनंद जी खड़े थे। चाचा जी, आप आ गए? काशी दौड़ के गई और राजेंद्र जी के गले लग गई। कैसे हैं आप चाचा जी? काशी ने उनका बैग लेके रखते हुए कहा, हम तो ठीक हैं, पर हमारी बच्ची दुबली पतली लग रही है। ये कंजूस आपको कुछ खिलाता है या खुद खा जाता है सारा? राजेंद्र जी ने मजाक करते हुए बोला, अरे ये बोलो कि ये मुझे कुछ देती है या नहीं? हफ्ते में एक दिन कचौरी और जलेबी मिलती हैं, बस बाकी दिन वही फीका खाना। पर आज मैं इसकी एक भी नहीं सुनूंगा। आज मेरा यार आया है, आज तो दोनों खाएंगे। आनंद जी खुश होते हुए बोले। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आनंद जी ने बोला। हाँ चाचा जी, आज सारा खाना आपकी पसंद का बना है, आप बस हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगाते हैं। काशी बोल के रसोई घर की तरफ बढ़ गई। राजेंद्र जी को लेके आनंद जी कमरे में चले गए। रात का वक्त, बनारस एयरपोर्ट।
मुझे उस लड़की से मिलना है। अभय एयरपोर्ट के बाहर निकलते हुए बोला। जी हुक्म, पर अभी रात हो गई है, वो कल ही मिल पाएंगे अब, राणा ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अभय गाड़ी में बैठा और सारे बॉडीगार्ड भी आगे की गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी बनारस की सड़कों पर चल पड़ी। अभय अपना टैब लेकर कुछ करने में व्यस्त था। राणा, गाड़ी 80 घाट ले चलो, अभय ने टैब में देखते हुए बोला। जी हुक्म साहब, राणा ने जवाब दिया। गाड़ी 80 घाट जाने वाली रोड पर मुड़ गई। अभय अपने में ही व्यस्त था। गाड़ी आके 80 घाट में थोड़ा दूर आके रुकी, क्योंकि वहाँ तक आपको पैदल गलियों में से ही जाना होता है। अभय बाहर आता है। हुक्म साहब, इससे आगे पैदल जाना होगा। हम भी आपके साथ ही चलते हैं, राणा ने बोला। बस कुछ लोगों के साथ चलेंगे, बाकियों को यहीं रहने दीजिए। अभय इतना बोल के जाने लगा। राणा और उसके कुछ बॉडीगार्ड उसके पीछे चलने लगे। अभय कुछ देर चलने के बाद 80 घाट पहुंचता है। ये महागुरु वेदव्यास जी कहाँ होंगे? अभय ने एक आदमी से पूछा। जी, इस वक्त तो वो मंदिर में होंगे, अपने घर पर। जी, सीधा निकल जाओ बबुआ, वहीं मंदिर होगी भोलेनाथ जी का, उससे पीछे वे रहते हैं, एक आदमी ने अभय को बताया और चला गया। अभय बोला, आगे बढ़ गया। मंदिर के बाहर जूते उतार के वे अंदर गया। बाकी सब वहीं खड़े रहे रखवाली के लिए। अंदर आके उसने देखा महागुरु बैठ के कुछ लिख रहे थे। प्रणाम गुरुजी, अभय ने उसके पैर छूते हुए बोला। महागुरु वेदव्यास जी ने अपने सिर ऊपर कर चश्मे को ठीक करते हुए देखा। वे काफ़ी बूढ़े हो गए थे। अभय के ख़ानदान के महागुरु थे और बनारस के भी। आ गए तुम, मुझे पता था तुम आज आओगे, क्योंकि अब तुम्हारा यहाँ आने का वक्त आ चुका था। महागुरु ने अभय को बैठने का इशारा करते हुए कहा। हाँ गुरुजी, वो कोई ज़मीन से जुड़ी बात थी तो इसलिए आना पड़ा, अभय ने बोला। ज़मीन से जुड़ी बात? आपको यहाँ लेकर नहीं आई है अभय, बल्कि आपका भाग्य आपको यहाँ लेकर आया है। यहाँ से आप खाली हाथ नहीं जाओगे। यहाँ से आप कुछ ऐसा लेके जाओगे जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रहेगा। दूर होंगे उससे, पर दूर नहीं। महागुरु की बातें अभय को समझ नहीं आ रही थी, या यूँ कहो कि वो समझना नहीं चाहता था। कुछ देर वहाँ रुक के अभय गुरुजी को अलविदा लेके वहाँ से चला आया और घाट पर खड़ा हो गया। कुछ है यहाँ की हवा में जो मुझे एक एहसास दे जाती है हर बार, अभय अपने मन में बोलता है। कुछ देर वहाँ खड़ा रहने के बाद वो होटल के लिए निकल जाता है। सुबह का वक्त, बनारस। अभय जॉगिंग सूट पहने घाट पर आया है। उसके गले में हेडफोन है। तभी मंदिर में उसे गाने की आवाज़ आती है। वो खड़ा होकर सुनने लगता है। जी, ये कौन गा रहा है? अभय ने जाते हुए पंडित से पूछा। ये तो हमारी काशी बिटिया की आवाज़ है। उन्हीं की आवाज़ से बनारस की सुबह होती है, वरना यहाँ की सुबह भी फीकी लगती है। पंडित जी कह के मंदिर की तरफ बढ़ गए। अभय वहीं खड़ा सुनने लगा। जैसे कि आगे बढ़ा चलने को तो राणा जी ने आके रोक दिया। हुक्म साहब, आज इतनी सुबह बिना किसी को बताए यहाँ चले आए, कहाँ कुछ हो जाता तो? राणा जी परेशान होते हुए बोले। चलिए चलते हैं, वैसे तो सूरज निकल आया है, आपको ज़मीन वाला काम भी करना है, राणा ने बोला। अभय कुछ सोच के चला जाता है और जाते जाते पीछे मुड़ के देखता है। काशी मंदिर के बाहर आती है और जाने लगती है। आज बनारस में कुछ दिन बहुत भीड़ रहने वाली थी, क्योंकि वहाँ शिवरात्रि आने वाली थी। ये पर्व यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। उस दिन तो लगता था जैसे कुछ खुद महादेव को सजाया जा रहा है। अरे काशी बिटिया, इस बार महाशिवरात्रि पर तुमको भी ही देखना है सब कुछ, और हर बार से भी अच्छा होना चाहिए इस बार, महागुरु ने बोला। जी गुरुजी, काशी पैर छूते हुए बोली और घाट से बाहर आ गई। घर आके उसने सबको प्रसाद दिया। तो आज भी बनारस की सुबह आपके आवाज़ से होती है, राजेंद्र जी ने प्रसाद लेते हुए बोला। चाचा जी, आप यहाँ आए हैं तो काम तो होगा
ज़रूर कुछ, काशी ने मेज़ पर नाश्ता लगाते हुए कहा। हाँ बेटा, इलाहाबाद में कुछ काम है तो सोचा आपसे भी मिल लूँगा और काम भी कर लूँगा, राजेंद्र जी कुर्सी पर बैठते हुए बोले। अब तो हम भी तुम्हारे साथ चल लेंगे, कुछ आश्रम का काम वो भी हो जाएगा, आनंद जी बोले। सबने नाश्ता किया, अपने अपने काम में लग गए। आज आनंद जी घर पर थे। काशी को आश्रम जाने को बोल दिया। काशी स्कूल से छुट्टी लेके आश्रम पहुंचती है। आ गया वो आदमी जिसने ज़मीन का काम सौंपा था, अभय टाई पहनते हुए कहता है। जी सर, यादव जी आ गए हैं, राणा ने बोला। बुलाओ उन्हें, अभय ने कोट पहनते हुए कहा। राणा यादव जी को बुला लाया। प्रणाम सर, यादव आकर हाथ बांध के खड़ा हो गया। उस लड़की के बारे में जो पता है बताओ, अभय ने चाय का कप उठाते हुए बोला। सर, उसका नाम काशी है, स्कूल में टीचर है, उसके पिता के अलावा उसका कोई भी नहीं है। वो एक आश्रम है जिसे वो चलाते हैं। यादव बोल के चुप हो गया। चलो उसके स्कूल चलना है। अभय उठा और जाने लगा। कुछ वक्त में वो सब काशी के स्कूल के सामने थे। जाओ पता करो वो कहाँ है और बुलाओ उसे यहाँ, अभय की गाड़ी में बैठते हुए कहा। यादव जी गए और पता करके आए। सर, वो आज नहीं आई है, यादव ने सर झुका के बोला। आश्रम कहाँ है? सर, यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अभय ने आश्रम का पता लिया और यादव को पैसे देके भेज दिया। राणा, इस लड़की के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी। सुबह के उठने से लेकर रात के सोने तक की क्या करती है, और बचपन से अभी तक की सारी बातें, इस ज़मीन के बारे में भी। और अभय ने गाड़ी में बैठे बैठे कहा। जी हुक्म, हो जाएगा, बस कुछ वक्त दीजिए, राणा ने भरोसे के साथ बोला। अभय की गाड़ी आगे बढ़ गई। काशी आश्रम आके वार्षिक उत्सव की तैयारी में व्यस्त हो गई। दिन भर वो सबको बताती रही कि क्या करना है और कैसे करना है, और बच्चों को गाना सिखाया और डांस भी। सबका काम बताते और सारा काम करते हुए उसे रात हो गई। वो जाने से पहले वृद्धों के पास गई। आज सब उससे नाराज़ थे क्योंकि काशी ने आज उनसे बात नहीं की और न ही उनसे मिलने आई थी। अच्छा बाबा, माफ़ कर दो, गलती हो गई। काशी कान पकड़ के खड़ी थी। ऐसे माफ़ नहीं करेंगे, एक बूढ़े दादाजी बोले। तो फिर दादाजी, कैसे माफ़ करना है अपनी काशी को? काशी ने कान पकड़ते हुए कहा। हम सबको गाना सुनाना होगा, आपको तब माफ़ करेंगे, दादाजी के साथ सबने बोला। अच्छा ठीक है, हम गाना सुना देंगे, आप सब चलिए लेटिए, काशी ने दादाजी को उनके बिस्तर पर लेटाते हुए बोला। सब अपने बिस्तर पर लेट गए। काशी ने सारी लाइटें बुझा दी, एक लाइट जली रहने दी और सारी खिड़कियां खोल दी। बगीचे से आती ठंडी हवा कमरे में अच्छा अनुभव दे रही थी। काशी अलावा जला रही थी और गाना शुरू करती है। काशी गाए जा रही थी और सब सुने जा रहे थे। तभी एक गाड़ी आके आश्रम के बाहर रुकी। अभय बाहर निकला और अंदर गेट खोल के आया। इस वक्त गेट पर और कोई नहीं था। देखा, एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। उसे आवाज़ सुनाई दी गाने की। वो उस तरफ बढ़ गया और कमरे के पास पहुंच के वो रुक गया। दीवार के पीछे से एक आवाज़ वाली को खोज रहा था। तब उसने काशी को हल्की सी रोशनी में देखा तो उसकी नज़र वहीं थम गई। सफ़ेद सूट सलवार पहने, खुले बाल, कानों में झुमके, हाथों में भरी हुई चूड़ियाँ। काशी को देख के अभय खो सा गया और काशी गाए जा रही थी। काशी धीरे से सबको सुला के वहाँ से बाहर आई। दुबे चाचा, हम घर जा रहे हैं, आज बहुत वक्त हो गया है। बाबा और चाचा जी दोनों इंतज़ार कर रहे होंगे। आप गेट अच्छे से बंद कर लेना और देख लेना, एक बार सुबह मैं आ जाऊंगी। काशी बैग लेके बाहर निकलते हुए बोली। ठीक है काशी बिटिया, तुम्हारे लिए रिक्शा मंगा दिया है, उसमें ही चली जाओ। दुबे जी बाहर गेट के आते हुए बोले। दुबे जी के मुंह से काशी का नाम सुन अभय को यकीन हो गया कि ये वही लड़की है। वो पीछे के रास्ते से बाहर निकल के अपनी गाड़ी में आता है। काशी रिक्शे में बैठ जाती है और रिक्शा चल देता है। ठंड ज़्यादा होती है। वो अपना दुपट्टा अपने सिर पर ओढ़ लेती है।
अभय उसके पीछे गाड़ी लेके आता है। काशी घर पर पहुंचती है, दरवाज़ा खटखटाती है। आनंद जी दरवाज़ा खोलते हैं। अभय कुछ दूर गाड़ी को में बैठ देख रहा था। काशी अंदर चली गई। अभय ने गाड़ी मोड़ी और होटल की तरफ बढ़ा दी। उसके दिमाग में बस काशी चल रही थी। कुछ तो है तुम्हें मिस काशी, अब तुम्हारे सामने आने का वक्त आ गया है। हम भी तो देखें तुम्हारी अकड़। अभय गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला। बाकी का एपिसोड हम कल देखते हैं।